Jain friends, welcome to the next topic in my channel मुफ्त में शिक्षा. So next topic is defining rights. अधिकारों का निर्धारण. How were the rights of individual citizens to be defined? Were the oppressed group to have any special rights? What rights would minorities have? Who in fact could be defined as a minority? तो नागरिकों के अधिकार किस तरह से निर्धारित किए जाए? क्या उत्पीड़ित समूहों का कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए? अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हों? तो ये ऐसे सवाल थे. वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए? So as the debate on the floor of the Constituent Assembly unfolded, it was clear that there were no collectively shared answers to any of these questions. तो जैसे जैसे संविधान सभा के पटल पर बहस आगे बढ़ी, यह साफ हो गया कि इनमें से किसी भी सवाल का कोई एक ऐसा उत्तर मौजूद नहीं है जिस पर पूरी सभा सहमत हो. The answers were evolved through the clash of opinions and the drama of individual encounters. तो इन सवालों के जवाब विचारों के टकराव और व्यक्तिगत मुठभेड़ों से ही पैदा होने थे. In his inaugural speech, Nehru had invoked the will of the people and declared that the makers of the Constitution had to fulfill the passions that lie in the hearts of the masses. तो अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया था और कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है. दिस वॉज नो ईजी टास्क. यह कोई आसान काम नहीं था. विद द एंटिसिपेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, डिफरेंट ग्रुप्स एक्सप्रेस्ड देयर विल इन डिफरेंट वेज एंड मेड डिफरेंट डिमांड्स. जैसे जैसे आज़ादी की उम्मीद पैदा हुई, विभिन्न समूह अलग अलग तरीके से अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगे. दिस would have to be debated and conflicting ideas would have to be reconciled before a consensus could be forced. तो इन सभी अभिव्यक्तियों पर बहस करना जरूरी था. परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना और एक आम सहमति पर पहुंचना जरूरी था. द प्रॉब्लम विथ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स. तो पृथक निर्वाचिका की समस्या. ऑन 27 August 1947, B. Poker Bahadur from Madras made a powerful plea for continuing separate electrodes. 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया. Minorities exists in all lands, argued Bahadur. They could not be whisked away. They could not be erased out of existence. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाह कर भी नहीं हटा सकते हैं. The need was to create a political framework in which minorities could live in harmony with others and the differences between communities could be minimized. हमें ज़रूरत एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सके और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो. This was possible only if minorities were well represented within the political system, their voices heard and taken their views and their views taken into account. तो इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए. Only separate electorates would ensure that Muslims had a meaningful voice in the governance of country. तो देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता है. The needs of Muslims, Bahadur felt, could not be properly understood by non-Muslims, nor could a true representative of Muslims be chosen by people who did not belong to that community. बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की ज़रूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते, न ही अन्य समुदायों के लोग मुसलमानों के का कोई सही प्रतिनिधि
चुन सकते हैं। So this demand for separate electorates provoked anger and dismay amongst most nationalists. तो ये पृथक निर्वाचिका की हिमायत में ये दिए गए इस बयान से जोरदार ज़्यादातर राष्ट्रवादी जो नेता थे वो भड़क गए। इन द पैशनेट डिबेट दैट फॉलोड ए रेंज ऑफ आर्गूमेंट्स वेयर ऑफर्ड अगेंस्ट द डिमांड। इसके बाद जो गर्मा गर्म बहस चली उसमें इस मांग के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए। Most nationalists saw separate electorates as a measure deliberately introduced by the British to divide the people. ज़्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी। द इंग्लिश प्लेड देयर गेम अंडर द कवर ऑफ सेफगार्ड्स, आर.वी. धुलेकर टोल्ड बहादुर। तो आर.वी. धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था, अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला। विद द हेल्प ऑफ इट दे अलाउड यू द माइनॉरिटीज टू ए लॉन्ग लल। गिव इट अप नाउ, नाउ देयर इज नो वन टू मिसगाइड यू। इसकी आड़ में अंग्रेजों ने तुम्हें अल्पसंख्यकों को फुसला लिया है। अब इस आदत को छोड़ दो, अब तुम्हें कोई बहकाने वाला नहीं है। पार्टीशन हैड मेड नेशनलिस्ट्स फर्वेंटली अपोज टू द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव पर और भड़कने लगे थे। दे वेयर हॉन्टेड बाय द फियर ऑफ कंटिन्यूड सिविल वॉर, राइट्स एंड वायलेंस। तो वो उन्हें निरंतर गृह युद्ध, दंगों और हिंसा की आशंकाएं दिखाई देती थी। Separate electorates was a poison that had entered the body politic of our country, declared सरदार पटेल। सरदार पटेल ने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। इट वॉज ए डिमांड दैट हैड टर्न्ड वन कम्युनिटी अगेंस्ट अनदर, डिवाइडेड द नेशन, caused bloodshed and led to tragic partition of the country. Do you want peace in this land? If so, do away with it. Separate electorates, urged पटेल। उनकी राय में यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी। पटेल ने कहा, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसे, जो पृथक निर्वाचिका है, को फौरन छोड़ दो। Countering the demands for separate electorates, Govind Ballabh Pant declared that it was not only harmful for the nation but also for the minorities. पृथक निर्वाचिकाओं की मांग का जवाब देते हुए गोविंद बल्लभ पंत ने ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। He agreed with Bahadur that the success of a democracy was to be judged by the confidence it generated amongst different sections of people. वो बहादुर के इस विचार से सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में वह कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाती है। He agreed too that every citizen in a free state should be treated in a manner that satisfied not only his material wants but also his spiritual sense of self-respect, and that the majority community had an obligation to try and understand the problems of minorities and empathize with their aspirations. उन्हें इस तर्क पर भी कोई आपत्ति नहीं थी कि एक मुक्त देश में प्रत्येक नागरिक के साथ ऐसा आचरण किया जाना चाहिए जिससे न केवल उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो बल्कि उसमें स्वाभिमान का आध्यात्मिक भाव भी पैदा हो, तथा बहुल समुदाय का यह दायित्व है कि वह अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझे, उनकी आकांक्षाओं को महसूस करे। Yet पंत अपोज द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड। इसके बावजूद पंत पृथक निर्वाचिका का विरोध कर रहे थे। इट वॉज ए सुसाइडल डिमांड, ही आर्ग्यूड, दैट वुड परमानेंटली आइसोलेट द माइनॉरिटीज, मेकिंग देम वल्नरेबल एंड डिप्राइव देम ऑफ एनी इफेक्टिव से विद इन द गवर्नमेंट। उनका कहना था कि यह एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग थलग कर देगी, उन्हें कमज़ोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। So behind all these arguments was the concern with the making of a unified nation state. इन सारी दलीलों के पीछे एक एकीकृत राज्य के निर्माण की चिंता काम कर रही थी। In order to build political unity and forge a nation, every individual had to be molded into a citizen of the state.
ईच ग्रुप हैड टू बी एसिमुलेटेड विद इन द नेशन। राजनीतिक एकता और राष्ट्र की स्थापना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के नागरिक के सांचे में ढालना था। हर समूह को राष्ट्र के भीतर समाहित किया जाना था। द कॉन्स्टिट्यूशन वुड ग्रांट टू सिटीजन्स राइट्स बट द सिटीजन्स हैड टू ऑफर देयर लॉयल्टी टू द स्टेट्स। संविधान नागरिकों को अधिकार देगा, परंतु नागरिकों को भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन लेना होगा। Communities could be recognized as cultural entities and assured cultural rights. समुदायों को सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में मान्यता दी जा सकती थी और उन्हें सांस्कृतिक अधिकारों का आश्वासन दिया जा सकता था। Politically, however, members of all communities had to act as equal members of one state, or else there would be divided loyalties. मगर राजनीतिक रूप से सभी समुदायों के सदस्यों को राज्य के सामान्य सदस्य के रूप में काम करना था, अन्यथा उनकी निष्ठाएं विभाजित होती। देयर इज द होलसम अनहोलसम एंड टू सम एक्सटेंट डिग्रेडिंग हैबिट ऑफ थिंकिंग ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटीज एंड नेवर इन टर्म्स ऑफ सिटीजन्स, सेड पंत। पंत ने कहा, हमारे भीतर यह आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है कि हम कभी नागरिक के रूप में नहीं सोचते, बल्कि समुदाय के रूप में ही सोच पाते हैं। एंड ही एडेड, लेट अस रिमेंबर दैट इट इज द सिटीजन दैट मस्ट काउंट। इट इज द सिटीजन दैट फॉर्म्स द बेस एज वेल एज द समिट ऑफ द सोशल पिरामिड। हमें याद रखना चाहिए कि महत्व केवल नागरिक का होता है। सामाजिक पिरामिड का आधार भी और उसकी चोटी भी नागरिक ही होती है। इवन एज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी राइट्स वॉज बींग रिकॉग्नाइज, देयर वॉज ए लर्किंग फियर एमंग मैनी नेशनलिस्ट दैट दिस मे लीड टू डिवाइडेड लॉयल्टीज एंड मेक इट डिफिकल्ट टू फोर्ज ए स्ट्रॉन्ग नेशन एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट। जब सामुदायिक अधिकारों का महत्व रेखांकित किया जा रहा था, उस समय भी बहुत सारे राष्ट्रवादियों में यह भय सिर उठाने लगा था कि इससे निष्ठाएं खंडित होगी और एक शक्तिशाली राष्ट्र और शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। नोट ऑल मुस्लिम सपोर्टेड द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका की मांग में समर्थन नहीं थे। Begum Azaz Rasool, for instance, felt that separate electorates were self-destructive since they isolated the minorities from the majority. उदाहरण के लिए बेगम एहसास रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। By 1949, most Muslim members of the Constituent Assembly were agreed that separate electorates were against the interests of the minorities. तो 1949 तक संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ जाता है। Instead, Muslims need to take an active part in the democratic process to ensure that they had a decisive voice in the political system. इसकी बजाय मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उनको एक निर्णायक आवाज़ मिल सके। ये टॉपिक मैं यहीं अभी स्टॉप करता हूँ दोस्तों।